नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज की जो पॉलिटिकल स्टोरी है, इसमें मैंने इतिहास के कुछ पन्ने पलटे हैं और उनको वर्तमान के साथ जोड़ने की कोशिश की है। इतिहास के अतीत और मौजूदा समय में दलित राजनीति में जो वर्तमान चल रहा है, इसको मैंने जोड़ करके कनेक्ट करके स्टोरी मैंने बनाई है। और रोहिणी घावरी जो कि चंद्रशेखर आजाद पर लगातार हमलावर है, आज उन्होंने फिर से एक विस्फोटक ट्वीट किया है। तो ये स्टोरी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसे कैसे दलित राजनीति जब उभरती है तो इस तरीके के स्कैंडल आ जाते हैं और उभरते हुए दलित नेताओं को शांत होना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आज अगर आप एक भारत डेली चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अपील है कि इसे सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद इस स्टोरी को सिलसिलेवार तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। बात है 1975 की, जब इस देश में इमरजेंसी थोपी गई थी और उस समय इमरजेंसी में कांग्रेस में रहकर ही अगर किसी ने सबसे ज्यादा विरोध किया था तो वो थे बाबू जगजीवन राम। और इमरजेंसी जब अपने अंतिम पड़ाव पर थी, अंतिम दौर पर थी, 1977 का दौर था। बाबू जगजीवन राम ने उस समय इंदिरा गांधी से मुलाकात करके उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी के दौरान जितने सारे राजनीतिक बंदी हैं और नागरिक अधिकारों को जो हनन किया गया है, इनकी बहाली की जाए। लेकिन इंदिरा गांधी से इन मुद्दों पर जो है बाबू जगजीवन राम का समर्थन नहीं हो पाया और उसके बाद बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस से नाराज होकर के इस्तीफा दे दिया। इमरजेंसी जैसे खत्म हुई, 77 में जब चुनाव हुए तो उसके बाद जनता पार्टी की जबरदस्त लहर थी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से शिकस्त मिलती है। इमरजेंसी के विरोध में लोगों ने खूब वोट दिया। अब जनता पार्टी की सरकार आती है तो ये वो होता है, 3 नाम चलते हैं और उसमें ये होता है कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाएगा, जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो उसमें बाबू जगजीवन राम का नाम चलता है जो कि बिहार के रहने वाले थे, और दूसरा नाम गुजरात के मोरारजी देसाई का चलता है और तीसरा उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह का नाम चलता है। अब उसमें बाबू जगजीवन राम सबसे प्रबल जो है प्रतिद्वंदी थे, सबसे प्रबल जो है दावेदार थे प्रधानमंत्री पद के लिए। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में थे, इंदिरा के सहयोगी थे, इसलिए जनता पार्टी की सरकार में एक ये राय बनी कि अगर बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो जनता के बीच में फिर से ये मैसेज जाएगा कि उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया है जो व्यक्ति इमरजेंसी वाली सरकार में शामिल था। ये जब नैरेटिव चला तो बाबू जगजीवन राम जो है प्रधानमंत्री पद की रेस से बाहर हो गए और अब उसके बाद नया नाम आया मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई के नाम पर तब जब जो है जयप्रकाश ने भी सहमति दी और उसके अलावा मोरारजी देसाई जो है इस देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन 1 साल के बाद ही सरकार में खटपट करने चलने लगी और जनता पार्टी में जो है जो वहां उसमें उस दौर के नेता थे उनमें भयंकर नाराजगी और गुटबाजी पनपने लगी। अब बाबू जगजीवन राम के सामने फिर से एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, एक आशा की किरण दिखाई दी कि अब शायद वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि उस समय 3 ही बड़े चेहरे थे, मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। लेकिन 1978 में कुछ ऐसा होता है, एक ऐसा स्कैंडल आता है जिसने बाबू जगजीवन राम के करियर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। वरना 1978 में इस देश को दलित प्रधानमंत्री बहुत पहले मिल चुका होता और खासकर वो दलित प्रधानमंत्री जो गैर कांग्रेसी होता। अब 1978 में आप जानने की कोशिश करेंगे, जिज्ञासा होगी कि ऐसा क्या हुआ। तो दरअसल उसी साल 1978 में फिर एक ऐसी घटना हो जाती है, एक ऐसा स्कैंडल आ जाता है जिसमें बाबू जगजीवन राम को सरेंडर करना पड़ता है। दरअसल उस समय बाबू जगजीवन राम के जो बेटे थे सुरेश राम, वो शादीशुदा भी थे, उसके बावजूद भी एक लड़की के साथ उनके अवैध संबंध थे और इन्हीं अवैध संबंधों की कुछ न्यूड तस्वीरें जो है वो खुशवंत सिंह, जो कि उस समय नेशनल हेराल्ड के संपादक थे, जो कि कांग्रेस का अखबार था नेशनल हेराल्ड, खुशवंत सिंह के हाथ लग जाती हैं। और ये तस्वीरें जब गांधी परिवार को मिलती हैं तो उस समय एक सूर्या मैगजीन निकलती थी जिसका कि मेनका गांधी जिसकी संपादक हुआ करती थी। और सूर्या मैगजीन में वो तस्वीरें छपने के बाद उसके बाद जो तहलका मचता है, जितनी इतनी ज्यादा भयंकर वो मैगजीन दिखती है कि देखते ही देखते बाबू जगजीवन राम का पूरा करियर, जो कहां बातचीत चल रही थी, कहां चर्चा चल रही थी कि वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं, और जैसे ये स्कैंडल और ये तस्वीरें हैं उनका पूरा करियर पूरी तरीके से तबाह हो गया, चौपट हो गया। तब चर्चा चलने लगी
कि एक बेटे ने अपने बाप के करियर को, अपने बाप की जो है वो सियासी नाव को पूरी तरीके से डुबो दिया। ये उस समय की बात है। बाबू जगजीवन राम देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे और उनका लंबा चौड़ा 50 साल का जो है राजनीतिक अनुभव, करियर, कई मंत्रालय संभाल चुके थे और उस समय सबसे बड़े दलित नेता के रूप में वो स्थापित थे। कहां बात चल रही थी प्रधानमंत्री बनने की, और उनके बेटे की कुछ, उनकी बेटे की और उनके बेटे की गर्लफ्रेंड की कुछ जो है आपत्तिजनक तस्वीरों ने उनके पूरे करियर को जो है बर्बाद कर डाला। ये उस दौर की बात है। अब आज के दौर की बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना के लोकसभा सांसद हैं, और चंद्रशेखर आजाद ने 2017 में जब सहारनपुर के सब्बीरपुर में कांड हुआ था और उसके बाद सहारनपुर के सब्बीरपुर से निकला दलित समाज का एक लड़का पूरे देश में किस तरीके से अपनी पहचान बनाता है, और पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशी मीडिया, फॉरेन मीडिया में भी किस तरीके से एक उभरते हुए स्टार की तरीके चंद्रशेखर आजाद समाज में आते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी चीज है कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले का, एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का इतनी जल्दी देखते ही देखते सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल पे अपनी एक पहचान बनाता है। वो पहचान बनते बनते फिर भीम आर्मी बनती है, उसके बाद आजाद समाज पार्टी बनती है 2020 में। ये सब होते होते 2024 में लोकसभा का चुनाव आता है, और लोकसभा चुनाव में जब नगीना में 1 लाख से ज्यादा वोट से चंद्रशेखर आजाद जीतते हैं तो एक बार फिर से चर्चा होती है कि उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से उभरता हुआ दलित स्टार जो है वो राजनीति में बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच में जब 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा था तो चंद्रशेखर आजाद को लेकर के डॉक्टर रोहिणी घाबरी जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हैं और स्विट्जरलैंड में पीएचडी स्कॉलर थी, उन्होंने कुछ सारे ट्वीट किए, और वो ट्वीट जब सोशल मीडिया पर आए तो एक सनसनी फैल गई। और रोहिणी घाबरी ने तब कई सारे आरोप लगाए चंद्रशेखर के ऊपर। उन्होंने अपने और चंद्रशेखर के बीच में रिश्तों को लेकर के कई सारे ट्वीट किए। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया और वो लगातार चुनाव प्रचार में लगे रहे। नगीना की जनता ने उनको बहुत शानदार जीत जो है तोहफे में दी। इस बीच में जब चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद जो है रोहिणी घाबरी सारे ट्वीट भी डिलीट करती हैं और उनको बधाई भी देती हैं। ये अब तक की कहानी है। अब चंद्रशेखर आजाद को पूरा 1 साल बीत चुका है, लेकिन 3 जून के बाद चंद्रशेखर आजाद ने जैसे ही उनकी सांसदी को 1 साल पूरा हुआ, और 1 साल पूरा होने पर उन्होंने अपने क्षेत्र में कई सारे लोगों को ट्राइसिकल बांटी, दिव्यांगों को। इसके अलावा उन्होंने पौधारोपण अभियान चलाया और उन्होंने ट्वीट करके जो है लोगों को बताया कि उन्होंने बीते 1 साल में एक सांसद के तौर पर कितने सारे काम किए हैं, कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इससे नगीना की जनता काफी ज्यादा खुश है। ये चंद्रशेखर ने जो है लोगों को बताया। लेकिन अब एक बार जो डॉक्टर रोहिणी घाबरी हैं, जिन्होंने 2024 में चंद्रशेखर आजाद के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे, अब डॉक्टर रोहिणी घाबरी एक बार फिर से मैदान में आ चुकी हैं और वो लगातार एक के बाद एक चंद्रशेखर आजाद को लेकर के ट्वीट कर रही हैं। कभी वो ट्वीट करती हैं, अचानक 2 ट्वीट करती, कभी 3 ट्वीट करती हैं। चंद्रशेखर आजाद को लेकर के यूं कह सकते हैं कि उनके हमले जो हैं वो लगातार जारी हैं। अब एक उनका ट्वीट जो है वो 9 जून को फिर से आया है। इस ट्वीट के बारे में पहले मैं आपको बताता हूं, उसके बाद बाकी की चीजें। तो रोहिणी घाबरी ने जो ट्वीट किया है वो मैं आपको बताता हूं। रोहिणी घाबरी ने लिखा है कि पहले एक लड़की के लिए सब करो, उसको पूरी तरह से अपने प्यार में दीवाना बना लो कि उसे भरोसा हो जाए कि तुम ही उसका प्यार हो। फिर उसकी जवानी का वो कीमती वक्त 25 से 30 साल का समय जब उसे एक साथी की जरूरत है आप छीन लो। जैसे ही वो लड़की आपसे शादी करने को कहे फिर उस लड़की को इस उम्र का सबसे बड़ा ट्रोमा, डिप्रेशन देकर छोड़ के निकल जाओ। वो लड़की समझ ही ना पाए कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। उस लड़की का शादी रिश्तों पर से विश्वास उठ जाए और फिर पूरी जिंदगी एक विधवा की तरीके बेरंग जिंदगी जिए। खुद से सवाल करती रहे कि इतनी ईमानदारी से रिश्ता निभाने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ। दीज आर द स्टेटमेंट ऑफ द रोहिणी घाबरी। ये रोहिणी घाबरी के वाक्य हैं, कथन है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि यह समाज भी लड़की के चरित्र पर सवाल उठाए, परिवार भी उसी को दोष दे, उस लड़की का दर्द बढ़ता रहे और वो अकेले सब कुछ सहती रहे। लेकिन जब वो लड़की अपने साथ हुए छल पर बोलना शुरू करे तो उसे ब्लैकमेलिंग षड्यंत्र का नाम दो, लड़की को गलत समझो। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, दुनिया की तमाम लड़कियों का दर्द है जिनके साथ यही होता है।
और वो सहती रहती हैं। बहुत सी लड़कियां जीवन से हार मानकर बहुत सारे गलत कदम भी उठा लेती हैं, ये इन्होंने लिखा है। उसके बाद लिखा है कि आज अगर मैं अपने लिए नहीं लड़ पाई तो अपने देश की बेटियों के लिए क्या लड़ूंगी। आज मेरी ईमानदारी ही सबसे बड़ा सबूत है। ये तो रोहिणी गाबरी के ट्वीट हो गए। ट्वीट तो वो अक्सर किया करती, इसमें नो डाउट है। अब एक मैं मैसेज दिखाता हूं, इस मैसेज को देखकर आपके पैरों की तली के जमीन खिसक जाएगी और आप चौंक जाएंगे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। अब आगे एक मैसेज देखिए। रोहिणी गाबरी ने एक स्क्रीनशॉट डाला है। अब इस स्क्रीनशॉट में इनका दावा है कि चंद्रशेखर आजाद ने इनको फोन किया है। अब इसके बाद ये जो फोन है सुबह 7:32 पे किया गया है, फिर 7:33 पे किया गया है, फिर उसके बाद फिर 7:33 पे एक और कॉल की गई है, 7:33 पे फिर से एक कॉल की गई है। मतलब 7:33 पे 3 कॉल लगातार, 1 मिनट के अंदर 3 कॉल। अब इसके अलावा सुबह फिर से 8, जब रोहिणी गाबरी ने 4 बार फोन नहीं उठाया तो चंद्रशेखर आजाद ने 5वीं बार इनको सुबह 8:45 पे कॉल किया। रोहिणी गाबरी ने फोन नहीं उठाया। अब जो है, अब रोहिणी गाबरी ने एक मैसेज, अब जो है चंद्रशेखर आजाद ने उनको एक मैसेज डाला कि क्या हम बात कर सकते हैं। तो रोहिणी गाबरी का मैसेज आया, कौन हो आप, क्वेश्चन मार्क लिखा कि कौन हो आप। तो मैं नहीं जानती अब आपको, मतलब मैं अब आपको नहीं जानती हूं, ये रोहिणी गाबरी ने। अब उसमें चंद्रशेखर की तरफ से जवाब दिया गया कि मैं चंद्रशेखर आजाद हूं, क्या आप इस नाम को नहीं जानती हैं। और फिर उसके बाद उसमें लिखा गया है कि कोशिश करो जानने की, शायद याद आ जाए। तो ये जो है रोहिणी गाबरी की तरफ से जो कॉल किया गया है, मैसेज किए गए हैं चंद्रशेखर आजाद की तरफ से, ऐसा रोहिणी गाबरी का कहना है। उन्होंने ये मैसेज का स्क्रीनशॉट निकाल के डाला है और ट्विटर पे बहुत सारी चीजें लिखी हैं। ये तो रोहिणी गाबरी के एलिगेशंस हैं, उनके आरोप हैं। अब इन आरोपों में कितनी सत्यता है, कितने ये सच हैं या निराधार हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है और इसका इंपैक्ट है सोसाइटी पर, क्योंकि ये खबर कोई छोटे मोटे नेता से या फिर ये कोई लो प्रोफाइल लीडर से नहीं जुड़ी हुई है। ये उत्तर प्रदेश के और देश के ऐसे उभरते हुए दलित सुपरस्टार से जुड़ी हुई है, जो ये स्कैंडल जो है उस नेता के कैरियर को पूरी तरीके से जो है चौपट कर सकता है। इसलिए ये खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब इसमें जो है कुछ जो समर समाज के लोग हैं, अब उनको मजा आ रहा है, वो इस खबर को मनोरंजन की तरीके ले रहे हैं और इसको सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल किया जा रहा है, खासकर चंद्रशेखर के खिलाफ। अब जो है चंद्रशेखर की छवि जो है वो डैमेज करने की, उस पर डेंट लगाने की, उसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा समर समाज के कई सारे लोग जो है लिख रहे हैं। अब इसमें ये लिख रहे हैं कि उनको जो है वो बहुजन समाज की बेटी को इंसाफ दिलाना है। इस देश में ना जाने कितनी दलित लड़कियों के साथ आए दिन अन्याय, अत्याचार, दमन, उत्पीड़न, शोषण की खबरें आती हैं। क्या समर समाज ऐसी खबरों को या इन लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए कोई मुहिम चलाता है, जैसा कि रोहिणी गाबरी के लिए चलाई जा रही है? खैर, अच्छी बात है, किसी लड़की को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ना बहुत अच्छी बात है अगर उसके साथ गलत हुआ है। अब दूसरी चीज पे गौर किया जाए कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो रोहिणी गाबरी ने चंद्रशेखर के चरित्र पर बहुत सारे आरोप लगाते हुए ट्वीट किए। अब उसके बाद उन सारे ट्वीट को रोहिणी गाबरी ने डिलीट कर दिया। अब उसके बाद जो है रोहिणी गाबरी ने बधाई भी दी। अब जो है लगातार रोहिणी गाबरी इस तरीके के ट्वीट कर रही, तो अब रोहिणी गाबरी भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में आ रही है। रोहिणी गाबरी अगर एक बार ट्वीट करती हैं, वो डिलीट करती हैं। अब उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके साथ आपको लगता है कि आपको इंसाफ चाहिए, तो फिर आप ट्वीट क्यों कर रही हैं? आपको कानून का सहारा लेना चाहिए। फिलहाल अब देखना है कि रोहिणी गाबरी जो लगातार बीते 1 हफ्ते से ट्वीट पर ट्वीट कर रही हैं, क्या वो तथ्यों के साथ कानून के सामने पेश होती हैं इंसाफ पाने के लिए, या फिर वो सोशल मीडिया पर इसी तरीके से सनसनी फैलाती रहेंगी। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है, ये चंद्रशेखर आजाद जी की जिस तरीके से छवि धूमिल हो रही है, या चंद्रशेखर आजाद जी के जिसलिए आने वाले समय के लिए एक चुनौती बनती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है। इस समय वो ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी। इसके साथ साथ वो ऐलान कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में वो मजबूती से अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, संगठन का विस्तार करेंगे। लेकिन संगठन का विस्तार तो ठीक है, लेकिन ये जो स्कैंडल बगल में चल रहा है साइड में, अगर इसको शांत नहीं कराया गया तो ये चंद्रशेखर आजाद जी के कैरियर पर बहुत बड़ा बोझ और बहुत ज्यादा जो है
उनको नुकसान पहुंचा सकता है। अब दूसरी बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद एक मिशन और मूवमेंट को लेकर के चल रहे हैं, और ये वो मिशन और मूवमेंट है जिसके साथ लोग भावनात्मक रूप से बहुत इमोशनली और बहुत दिल से जुड़े हुए होते हैं। इस मिशन और मूवमेंट को जो लोग आगे बढ़ाते हैं उनके साथ इस समाज के लोग इतनी सहानुभूति के साथ, इतने धन बल और इतनी लगन के साथ जुड़ते हैं कि वो पीछा नहीं छोड़ते हैं। अगर चंद्रशेखर आजाद जी के चरित्र पर कोई इस तरीके का दाग लगता है या कोई ऐसी तस्वीर निकल करके आती है, कोई ऐसा वीडियो आता है, तो जाहिर सी बात है चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको बहुत बड़ा एक आघात लगेगा और एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो अभी बहुत सारा समय बाकी है और मुझे लगता है कि ये उचित समय है जब चंद्रशेखर आजाद जी को इन सब चीजों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और मीडिया के सामने आकर के उनके ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं इनका खंडन करना चाहिए। अगर इसमें जितनी ज्यादा देरी होगी, क्योंकि क्या होता है कि सहानुभूति जो है वो डॉक्टर रोहिणी घाबरी की तरफ जा रही है, अगर इसमें चंद्रशेखर आजाद जी बहुत ज्यादा देरी लगाएंगे तो उनकी छवि को बहुत डेंट पहुंचेगी। तो फिलहाल देखना है चंद्रशेखर आजाद जी आने वाले समय में ये जो नई समस्या उनके सामने आई है इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। फिलहाल वो बहुत हिम्मती हैं, बहुत हौसला है उनका। उन्होंने नगीना से लोकसभा चुनाव लड़कर के ये साबित भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में खासकर युवाओं में भीम आर्मी के जरिए, फिर उसके बाद आजाद समाज पार्टी बनाकर उन्होंने जो 16 से 26 साल की उम्र के बीच के लोगों में जो एक लोकप्रियता हासिल की है वो अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। लेकिन अब जो है ये लोकप्रियता जितनी तेजी से आगे उनकी बढ़ी है, जितनी तेजी से समाज ने उनको स्वीकारा है, अगर कोई फोटो इस तरीके की आती है, कोई वीडियो इस तरीके की आती है, तो यही समाज नकारने में देर नहीं लगाएगा। इसलिए चंद्रशेखर आजाद जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि ये जो स्कैंडल उनके सामने आ रहा है इसको शॉर्ट आउट किया जाए। उनके जो इर्द गिर्द रणनीतिकार रहते हैं उनको भी इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये जो नई समस्याएं आई हैं, जो नए तरीके का बवंडर उठा है, इसे चंद्रशेखर आजाद बहुत सूझबूझ के साथ सुलझा लेंगे और आने वाले समय में इस तरीके की जो भी चीजें सामने आई हैं वो सब समस्याएं हल हो जाएंगी। मुझे उम्मीद इन सारी चीजों को लेकर के है। फिलहाल आप इस वीडियो को लेकर के क्या कमेंट करना चाहते हैं? रोहिणी घाबरी चंद्रशेखर आजाद पर जो लगातार हमले बोल रही, ट्वीट कर रही, इनको लेकर के आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है, इस वीडियो में जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।